बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसुफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। हम आपके साथ बात करेंगे निगरान वफाकी हुकूमत के दौर में जो गंदम दरामद करने की मंजूरी दी गई, ये स्कैंडल कितना बड़ा है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और असद उमर का जो इंटरव्यू है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, उस हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दीगर मौजूद जो है वो भी ज़ेर बहस होंगे और स्पेशली आपको ये बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान की जमात ने जो है वजीर आला अली अमीन गंडापुर को बिलाखिर जवाब दे दिया है। दीगर मौजूद भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। डॉन न्यूज ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है और ये बताया है कि निगरान दौरे हुकूमत में रूस, यूक्रेन, बल्गारिया, रोमानिया से मजमूई तौर पर 35,87,000 मेट्रिक टन से जायद गंदम जो है वो पाकिस्तान दरामद की गई गंदम की कुल मिकदार 21,80,000 मेट्रिक टन से ज्यादा बनती है। मुल्क में वक्तन फवक्तन गंदम दरामद करने के बायस गंदम के वाफर जखायर होने की वजह से मकामी मार्केट जो है वो क्रैश की गई है। अब निगरान हुकूमत ने क्या किया कि गंदम जो है वो दरामद करते वक्त उन्होंने इस तरह की कोई कदगन न लगाई कि जी कितनी मिकदार में गंदम दरामद करनी है, यानी उन्होंने खुली छूट दी निजी कंपनियों को और उन्होंने अरबों रुपए इसमें कमाए। अब कहा जा रहा है कि 300 अरब रुपए का ये स्कैंडल है, यानी जितना हमने आईएमएफ से जो है बड़ी मुश्किलों से जो कर्जा लिया है उससे बड़ा ये स्कैंडल है और उसका दोहरा नुकसान है। एक तो नुकसान यह है कि इतनी ज्यादा मिकदार में पाकिस्तान में गंदम आ गई है, लोगों ने अरबों रुपए कुछ लोगों ने कमा लिए हैं, मजे कर लिए हैं। और नुकसान क्या हुआ, पाकिस्तान का जो किसान है, पंजाब का जो किसान है स्पेशली, वो तबाह व बर्बाद होकर रह गया है। और हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी कीमत मुकर्रर की है तो उससे जो है आप अंदाजा लगा लें कि कोई 1500, 1300, 1400 में कम जो है गंदम फी मन के हिसाब से जो है वो खरीदने की कोशिश की जा रही है, बल्कि खरीदार जो है वो भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं, किसान रुल रहे हैं और हुकूमत जो है अब उसे भी समझ नहीं आ रहा कि इस मामले का हल कैसे निकाला जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा स्कैंडल है, इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो इस वक्त किसान पंजाब का और पाकिस्तान के दीगर सूबों का रोल रहा है, क्योंकि हुकूमत ने ही जो गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की है तो उस पर किसान से कोई गंदम खरीदने वाला है नहीं, जिसकी वजह से किसान को इतना नुकसान हो रहा है कि किसान जो है अब मार्केट नहीं क्रैश हो रही बल्कि पाकिस्तान का किसान जो है वो क्रैश हो रहा है। और ये किसान किसने क्रैश किया है, तो मेरा ख्याल है इस हवाले से फौरी जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इस हवाले से मुजरिम हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और किसानों का जो इस वक्त मामला है वो हल होना चाहिए। पाकिस्तान में एक जरी शोबा ही बचा था, तो अगर उसको भी तबाह करने की कोशिश की गई जिस तरह कोशिश की गई है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और किसान अगर सर उठाने के काबिल न रहे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी शायद फिर आने वाले दिनों में कभी न संभल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर, उन्होंने गुज़श्ता रात जो है वो निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब पीटीआई की दोबारा हुकूमत आएगी तो उस्मान बुज़दार ही दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। बानी पीटीआई को तो जेल में डाल दिया गया, उस्मान बुज़दार पर उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बना। साहब को सब समझ है कि उन पर क्यों केस नहीं बनाया गया। असद उमर ने कहा कि बानी पीटीआई के बाद किसी ने सबसे ज्यादा पार्टी के लिए मेहनत की तो वो जहांगीर तरीन थे। अलीम खान को भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते देखा था। बानी पीटीआई जेल में मुलाकात के लिए बुलाएं तो जरूर मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी सियासत दफन करने जा रही है। साबिक वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त वहां खड़ी है कि सन 2006 में जहां काफ लीग खड़ी थी। हमारे यहाँ सियासत धंधा बन चुकी है, एक मर्तबा मजा लग गया तो कोई नहीं छोड़ता, यानी चस्का है फिर कोई छोड़ता नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जिस दिन अली अमीन गंडापुर को कहेंगे बात करें तो वो बात कर लेंगे। एहतसाब वाहिद चीज है जिस पर हमारा कोई समझौता नहीं वो हो पा रहा था। FATF का मामला इस वक्त के पोजीशन के सामने लेकर गए थे तो उन्होंने
نیب آرڈیننس پر جو ہے بات، تو انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس پر جو ہے وہ بات کرے، کیونکہ ان کی یہ مجبوری تھی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر کے سیاست شروع کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، گلے شکوے بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو عزت دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اٹھا تھا، لیکن درمیان میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اگست میں پارلیمانی ٹرم ختم ہوئی تو میں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اسد عمر نے کہا کہ میں 9 مئی کے واقعات سے پہلے جیل جا چکا تھا۔ سپورٹ کرنے، مدد کرنے کے کئی اور طریقے ہیں، لیکن سیاست آئندہ نہیں کروں گا۔ ٹیکنوکریٹ بن کر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور مدد کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محمد زبیر، جن کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے رہا ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں وہ سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں اور وہ جو ہے مریم نواز کے ترجمان بھی رہے ہیں، وہ بیسیکلی اسد عمر کے سگے بھائی ہیں۔ تو سیاست سے وہ الگ کیسے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہوا ہے اس میں لیڈرشپ کی بڑی ناکامی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک ملک پاکستان سے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے چلے گئے۔ ہائبرڈ نظام کسی بھی صورت ہو ملک کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا جا سکا۔ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو پھر اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کہا ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ میثاقی جمہوریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کوئی بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی بڑے فیصلے ماضی میں بھی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ میثاقی جمہوریت پر بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا ہوگا تو وہ بھی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان اس طرح ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس بے تحاشا سیاسی سپیس موجود ہے، وہ اس لیول پر ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ووٹر اسے قبول کر لے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اس وقت مشکل حالات میں کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اس وقت پارٹی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت پر لوگ اقتدار میں چلے گئے اور وہ جیل میں ہیں۔ کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اسد عمر نے کہا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ پڑنے کی وجہ عدت کیس بھی ہے۔ اس حوالے سے نجم سیٹھی جو ہے سینئر اینکر پرسن صحافی، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر زیادہ تر کیسز ان کے سیاسی طرز عمل کی وجہ سے ہیں۔ ان کی سیاست مختلف ہو جائے تو کیسز بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کی بطور وزیر اعلیٰ پرفارمنس بہت بہترین تھی۔ سیاسی معاملات میں اسد کیسر، پرویز خٹک نے بہت محنت کی۔ پرویز خٹک نے الگ سیاسی جماعت بنانے کا جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ غلط تھا۔ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، چونکہ آج کل وہ خبروں کی زینت سب سے زیادہ بنتے ہیں، کئی وجوہات ہیں، تو انہوں نے اسد عمر کے اس انٹرویو پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسد عمر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ میرا چیئرمین پی ٹی آئی کو پیغام پہنچائے، پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا پیغام لے کر جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس زمان پارک گیا تھا۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمران خان زمان پارک میں ہوتے تھے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ واپس آئے، لیکن پارٹی سربراہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری، اسد عمر سمیت 3-4 اور نام ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کر کے پارٹی کے ورکر کا حوصلہ جو ہے وہ توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 دن بعد اسد کیسر بھی میرے پاس اسد عمر کے لیے آئے اور کہا کہ انہیں پارٹی میں واپس لینا چاہیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے کہنے پر میں نے دوبارہ عمران خان سے رابطہ کیا اور کہا کہ کسی کے کام کے سلسلے میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک جواب دیا کہ اگر اسد عمر کی بات کے لیے آنا چاہتے ہو تو بہتر ہے نہ ہو۔ میں اس کے باوجود ان کے پاس گیا، لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کیا۔ اس کے علاوہ 5 اور لوگ بھی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں بھی لینے سے انکار کیا۔ ان میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن کا میں نام لوں گا تو ان کی جو رہی سہی تکریم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، پارلیمانی لیڈر ہے سینٹ میں، سینیٹر علی ظفر، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عدم اعتماد آئینی طریقہ ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت آئینی طریقے سے جو ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ گزشتہ رات انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا تو یہ غیر آئینی ہوگا، میں اس کی مخالفت کروں گا۔ انہوں نے یہ علی امین گنڈاپور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، عمران خان کو جو ہے وہ زبردستی رہا کر کے لے جائیں گے۔ میزبان حامد میر نے ان سے سوال کیا کہ تحریک انصاف کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کے خلاف کمنٹس اور رؤوف حسن کی پریس کانفرنس میں چیف جسٹس کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی۔ عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن کیا آئین میں
जज पर तनकीद की कोई गुंजाइश है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के तहत अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, मगर जज की जात पर तनकीद नहीं की जा सकती। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीटीआई की हुकूमत गिराने के मामले पर बैरूनी मुदाखलत और साजिश के तहत रजीम चेंज का इल्जाम जो है वो माजी में आयद किया जाता रहा है। अब भी हालिया दिनों में भी जो है, पिछले दिनों बल्कि शेर अफजल मरवत ने तो सऊदी अरब जो है उसको भी उसमें रगड़ दिया कि जी ये लोग भी जिम्मेदार हैं। तो अब अली जफर कह रहे हैं कि नहीं जी, सारा मामला जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हुआ। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ इस तरह के हालात मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं। और सेनेटर अली जफर चूंकि वकील हैं तो वो जो है उस तनाजर में हमेशा बात करते हैं। अब अगर इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी लीडर जो है आप उससे पूछेंगे तो वो उनकी राय से कभी जो है वो इत्तेफाक नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैंने आपको पहले कहा था कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ डीए खान में उस हलके में हरीफ हैं जहां पर अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मौलाना को शिकस्त दी थी। लेकिन मौलाना की उनके साथ अगर नहीं लगती तो उसका पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इससे ताल्लुक कम, और हलके में जो उनकी सियासी रसाकशी है उससे ताल्लुक ज्यादा होता है। इसलिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना के साथ इत्तेहाद हाथ मिलाने के लिए बेचैन है। इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी बेचैन है कि किसी तरीके से जेयूआई जो है वो पीटीआई के साथ जो है अपोजिशन इत्तेहाद का जो है वो हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। उनके दिलो दिमाग पर जो है इस वक्त हल्के की सियासत का भूत सवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की सियासत है इसके हवाले से जो पॉलिसी है वो उसको उस तनाजर में नहीं देखते। वो हमेशा ये देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान चूंकि हल्के में उनके मुखालिफ हैं तो वो हर बयान जो है इसी तनाजर में देते हैं। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है पहले तो उन्होंने कहा कि अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो दूसरा उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है। तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये जनरल बाजवा ने गिराई है। उन्होंने कहा कि मौलाना सच बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना के पास और भी बहुत ज्यादा सच है, अगर वो सच बोलेंगे तो उन्होंने कहा कि उनसे बात होगी। यानी एक तरह से बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना की मिन्नतें कर रही है, उनके तरले कर रही है। और अली अमीन गंडापुर का ख्याल ये है कि जी मौलाना जो है अगर वो मजीद सच बोलेंगे, मौलाना जो है वो जो कह रहे हैं वो मानेंगे, उसके मुताबिक वो बयानात देंगे, तब जो है मौलाना को इस अपोजिशन इत्तेहाद में लिया जाएगा। यानी उनका ख्याल ये है कि शायद मौलाना को इस तरह की कोई मोहताजी है। हालांकि इस वक्त मौलाना को पीटीआई की कोई जरूरत नहीं है, कोई मोहताजी नहीं है। जरूरत है तो पीटीआई को है, मौलाना की सब अपोजिशन जमातों को है। मौलाना की मैं पहले भी कह चुका हूं कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है जो किसी और जमात के पास जो है नहीं है। पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर जरूर है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद में जो दीगर जमातें हैं तो बलोचिस्तान के अलावा बाहर जो है उनके लीडरों को कोई नहीं जानता, तो उनका स्ट्रीट पावर फिर कहां से आ गया। तो इसलिए इमरान खान जो है वो चूंकि उनकी हालात पर नजर है, इसीलिए उन्होंने जो जेल से पहला पैगाम दिया था तो उन्होंने पीटीआई की जो बाहर बैठी हुई क़यादत है उनसे कहा था कि फौरन जो है मौलाना से मिलें और मौलाना से मिलकर जो है वो स्ट्रेटेजी तैयार करें, मौलाना को राजी करें, कायल करें। इसकी वजह यही है कि इमरान खान समझते हैं कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर को जो है जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है मौलाना अब्दुल जलील जान, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद डील के जरिए वज़ीर आला बने हैं। रोशनी में धमकियां, अंधेरे में पांव पड़ने वाले लोग कौम को मजीद बेवकूफ न बनाए। अली अमीन गंडापुर की पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के घर का रोज जो है वो तवाफ कर रही है। अब जो है अली अमीन गंडापुर को जो है जेयूआई की जानिब से जवाब आ गया था, इस जवाब का इंतजार था। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि शायद असद कैसर की जानिब से कोई जवाब आ जाए, क्योंकि जब अपोजिशन इत्तेहाद का पशीन में जलसा हुआ था तो उस जलसे में मौलाना को, मैंने आपको पहले कहा कि उनके खिलाफ नारे लगाए गए, जो पीटीआई वो उनके खिलाफ मखसूस नारे लगाती है, तो उस पर जो है शेर अफजल मरवत ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया तो उस पर जेयूआई ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और असद कैसर ने बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना से माफी मांगी थी, उस पर माजरत की थी कि आइंदा इस तरह नहीं होगा। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है इस हवाले से मौलाना से जब राब्ता करती है या इस हवाले से दोबारा कोई माजरत करती है, माफी मांगती है, या अली अमीन गंडापुर की जो राय है उसको भी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरह उनकी जाती राय करार देकर जो है उस पर खामोश रहती है। यकीनन अगर पीटीआई खामोश रहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान
اور पी टी आई का जो इत्तेहाद इस वक्त होने जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो असद कैसर कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर कर रहे हैं और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकजई कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बेल जो है आने वाले दिनों में जो है ये मुंडे चढ़ सके। और अगर अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो कमजोर होगा तो यकीनन इसका फायदा जो है मौजूदा हुकूमत को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पी टी आई को होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।